पाठ्यक्रम विकास एवं आकलन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संप्रेषण प्रक्रिया कम्युनिकेशन प्रोसेस के घटक हैं, प्रेषक एवं माध्यम। जी हाँ, ये आपका देखिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा, बिल्कुल ये सोचिए कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे। कम्युनिकेशन प्रोसेस के घटक क्या है? प्रेषक और माध्यम, एक तो भेजने वाला, दूसरा रिसीव प्राप्तकर्ता। जी हाँ, ये तो बात सही है। संदेश और प्रापक, ठीक है, मैसेज और रिसीवर, प्रतिपुष्टि फीडबैक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ये सारे ही हमारे संप्रेषण प्रक्रिया के घटक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जनसंचार का सांस्कृतिक साधन है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? सांस्कृतिक कह रहा है ना, जनसंचार का सांस्कृतिक साधन पूछ रहा है। प्रोजेक्टर, क्या ये सांस्कृतिक है प्रोजेक्टर? जी नहीं, प्रोजेक्टर हमारा सांस्कृतिक नहीं है ना। सीडी ये भी सांस्कृतिक नहीं है, फिल्म भी हमारी सांस्कृतिक नहीं है, लेकिन जो रामलीला है ये हमारा एक जनसंचार का सांस्कृतिक साधन है। ठीक है, जो रामलीला है ये हमारा जनसंचार का क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक साधन है। शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण के कितने स्तर होते हैं? तो शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण के 3 स्तर होते हैं। कितने होते हैं? शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण के 3 स्तर होते हैं। नेक्स्ट वन है, शब्द सूचना विज्ञान सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। तो शब्द सूचना विज्ञान जो है वो सर्वप्रथम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रयोग हुआ था। सबसे पहले फोटोस्टेट का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले फोटोस्टेट का आविष्कार कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन जो सी है आपका वो सही हो जाएगा, है ना, फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। संप्रेषण कम्युनिकेशन जो है वो क्या है? वो एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। अच्छा, ये 2 वेज एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि इसमें एक तो भेजने वाला और एक प्राप्त करता है ना। दो संप्रेषण कम्युनिकेशन कहाँ होगा भाई? बातचीत कहाँ होगी? 2 लोगों के बीच में, है ना। ऐसा तो नहीं कि आप अकेले ही बातचीत कर लेंगे, बातचीत करने के लिए 2 लोग चाहिए। जैसे आप सामने हैं तो बातचीत में क्या है? संप्रेषण कम्युनिकेशन में 2 लोग होते हैं, इसीलिए द्विमार्गी प्रक्रिया है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों के प्रकार कितने होते हैं? तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों के 6 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 6। ज्ञानात्मक उद्देश्य कितने प्रकार हैं? 6 है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानात्मक है। जी हाँ, शिक्षा का उद्देश्य भावात्मक है, शिक्षा का उद्देश्य क्रियात्मक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, यथार्थवाद के लिए अंतिम सत्य क्या है? तो यथार्थवाद के लिए अंतिम सत्य क्या है? अनुभव है। क्या है? एक्सपीरियंस है। ठीक है। 11 नंबर देखिए, हमारे संविधान में आदर्शों की संख्या कितनी है? तो हमारे संविधान में आदर्शों की संख्या 4 है। कितनी है? हमारे संविधान में आदर्शों की संख्या 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कौन सा उदाहरण नहीं है? टीवी तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कंप्यूटर भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, फैक्स भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लेकिन नाटक, कोई भी ड्रामा है तो वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना होकर के सांस्कृतिक में आ जाएगा। नाटक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, कैसा है? सांस्कृतिक है। अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अंग्रेजी में जो एजुकेशन शब्द है ये हमारा लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी लैंग्वेज से? लैटिन भाषा है। प्रयोगवाद के द्वारा प्रमुख बल दिया जाता है। तो प्रयोगवाद के द्वारा जो प्रमुख बल है वो उपयोगिता पर दिया जाता है, यूटिलिटी पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? उपयोगिता पर या यूटिलिटी पर। दंडात्मक अनुशासन के आलोचक हैं कौन है? पेस्टोलॉजी, रूसो, जॉन डीवी या उपरोक्त सभी। तो चाहे पेस्टोलॉजी हो, रूसो हो या जॉन डीवी हो, ये सभी दंडात्मक अनुशासन के आलोचक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उपयोगिता के अनुसार संप्रेषण को कितने स्तरों में बांटा गया है? तो उपयोगिता के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन को 3 स्तरों में डिवाइड किया गया है, 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो राइट हो जाएगा। प्रणाली उपागम है, तो प्रणाली उपागम एक शिक्षा में नई विधि है। क्या है? प्रणाली उपागम शिक्षा में एक नई विधि है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट वन है इसमें। मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है, तो मूल्यांकन जो है हमारा वो सभी बालकों के लिए इसका प्रयोग होता है ना। किसके लिए होता है? ऑल चिल्ड्रन। ऐसा नहीं कि समस्यात्मक के लिए हो, प्रतिभाशाली या औसत। तो मूल्यांकन का प्रयोग सभी बालकों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू देखिए,
शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है किसमें? स्वयं को समझने में, बालकों को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में, या फिर संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह हमारी संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में क्या है? सहायक है, हेल्पफुल है टू ऑल एजुकेशनल प्रोसेस। किसमें? टू ऑल एजुकेशनल प्रोसेस। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। शिक्षण प्रतिमान क्या है? शिक्षण प्रतिमान अनुदेशन की एक रूपरेखा है। शिक्षण प्रतिमान क्या है? अनुदेशन की एक रूपरेखा है। पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र हैं मूल्यांकन प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, शिक्षा के उद्देश्य, उपरोक्त सभी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र में हमारा उपरोक्त सभी आ जाता है, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव इज द राइट वन ऑप्शन। विकासात्मक प्रतिमान विकसित किया गया। तो जो विकासात्मक प्रतिमान है यह जीन पियाजे के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा विकसित किया गया। सूझ प्रतिमान विकसित किया गया, तो यह प्लेटो के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? प्लेटो के द्वारा किया गया। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान विकसित किया गया, यह रॉबर्ट ग्लेसर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट ग्लेसर के द्वारा किया गया। आगमन प्रतिमान विकसित किया गया हिल्दा टाबा के द्वारा। किसके द्वारा? हिल्दा टाबा के द्वारा आगमन प्रतिमान विकसित किया गया। अब इनको ध्यान रख लीजिए। विकासात्मक प्रतिमान जीन पियाजे के द्वारा, सूझ प्रतिमान प्लेटो के द्वारा, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान रॉबर्ट ग्लेसर के द्वारा, आगमन प्रतिमान हिल्दा टाबा के द्वारा, सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान ये जॉन डीवी और किलपैट्रिक इन दोनों के द्वारा क्या किया गया था? इसका विकसित किया गया था, है ना। और आधुनिक शिक्षण प्रतिमान इसकी खोज बी.आर. जॉइस ने की थी। किसने की थी? बी.आर. जॉइस ने की थी, है ना। तो ऐसे कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो फैक्ट्स लगेंगे कि एग्जाम में आने को ही हैं, उनकी मैं अलग से पीडीएफ कंप्लीट करा के प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और एग्जाम तक पूरी तरीके से आपके साथ हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत है जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा का अर्थ है। तो औपचारिक शिक्षा का अर्थ हमें कहाँ मिलता है? औपचारिक शिक्षा कहाँ मिलती है? विद्यालय में दी जाने वाली जो शिक्षा है वो हमारी क्या है? औपचारिक शिक्षा है। शिक्षा संस्थापक से क्या अभिप्राय है? शिक्षा संस्थापक से अभिप्राय है व्यवहार का परिवर्तन। जब आप शिक्षित हो जाएंगे, जब आपको शिक्षा मिल जाएगी तो आपके व्यवहार में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, आपका व्यवहार परिवर्तित होने लगेगा। प्रबंधन की प्रकृति क्या है? तो प्रबंधन की प्रकृति मेरी कला और साइंस दोनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। दार्शनिक सिद्धांतों के अनुसार अनुशासन के कितने प्रकार हैं? दार्शनिक सिद्धांतों के अनुसार अनुशासन के 4 प्रकार हैं। कितने हैं? 4। हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन आर देयर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन क्या है? प्रबंधन का लक्ष्य क्या है? नियंत्रण, विकास और निरीक्षण, ये सभी क्या है? हमारे प्रबंधन के लक्ष्य हैं, उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम विकास आधारित होता है। पाठ्यक्रम विकास शिक्षा प्रक्रिया पर आधारित होता है। किस पर? शिक्षा प्रक्रिया पर आधारित होता है। पाठ्यक्रम संरचना का आधार क्या है? पाठ्यक्रम संरचना का आधार हमारा दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, ये सभी हमारे पाठ्यक्रम संरचना के आधार माने गए हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे आपका वो सही और सटीक आंसर हो जाएगा। शिक्षा एक त्रिपदी प्रक्रिया है, ये किसने सिद्ध किया था? शिक्षा एक त्रिपदी प्रक्रिया है, ऐसा बी.एस. ब्लूम ने कहा है। किसने कहा है? बी.एस. ब्लूम ने कहा है। पृष्ठपोषण के प्रकार हैं। पृष्ठपोषण के हमारे धनात्मक और ऋणात्मक ये दोनों ही प्रकार माने गए हैं, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अगला, संप्रेषण नियंत्रण के आधार मूल तत्व क्या है? इसमें अदा यानी कि इनपुट, प्रदा आउटपुट, संसाधक यानी प्रोसेसर, तो ये उपरोक्त सभी हमारा राइट वन इसमें हो जाएगा। नीचे मुक्त प्रणाली में कुछ गुण उपस्थित हैं, अंतःक्रिया, पृष्ठपोषण, उपरोक्त सभी, तो इसमें भी आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। एक बंद प्रणाली है, एक बंद फंदे के समान, एक यांत्रिक, एक आत्मनिर्भर, तो इसमें उपरोक्त सभी इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। एक बंद प्रणाली हमारे एक बंदे फंदे के समान है, एक यांत्रिक है, आत्मनिर्भर भी है। पाठ्यक्रम विषय के पद क्या है? मूल्यांकन, छात्र, उद्देश्य, उपरोक्त सभी, तो पाठ्यक्रम विषय के क्या पद है? इवेल्युएशन है। क्या है? इवेल्युएशन है, मूल्यांकन है। कोठारी कमीशन किस सन में आया था? यह आपका 1964 में आया था। खेल के द्वारा शिक्षा
किसकी विधि है? किसने कहा खेल के द्वारा शिक्षा दी जाए, खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दो? ये फ्रोबेल ने कहा है। किसने कहा है? फ्रोबेल ने कहा है कि बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम होता है पुस्तक केंद्रित। क्या नाम होता है? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम पुस्तक केंद्रित होता है। पाठ्यक्रम हमारा परीक्षा प्रणाली पर आधारित है। किस पर आधारित है? पाठ्यक्रम जो है हमारा वह परीक्षा प्रणाली पर आधारित है। पाठ्यक्रम के शैक्षिक तत्वों में हमारा अधिगम, शिक्षक और पाठ्यक्रम। अधिगम यानी लर्निंग मतलब सीखना, शिक्षक मतलब अध्यापक, पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। थ्योरी एंड इंस्ट्रक्शन के लेखक कौन है? हॉर्सफ्रोड। कौन है? हॉर्सफ्रोड। पाठ्यक्रम की प्रकृति हमारी छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, अनुभव केंद्रित। उपरोक्त सभी पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या है? पाठ्यक्रम हमारा छात्र केंद्रित भी हो सकता है, शिक्षक केंद्रित और अनुभव केंद्रित। पाठ्यक्रम का क्षेत्र है चारित्रिक विकास, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति, मूल्यांकन में सरलता। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो सही और सटीक हो जाएगा। पाठ्यक्रम संरचना का आधार क्या है? मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, सामाजिक, ये सभी पाठ्यक्रम संरचना के आधार हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को चूज करेंगे। पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। ये बात आपके मुनरो ने कही है। किसने कही है? सर ये बात आपके मुनरो ने कही है। लैटिन भाषा में जो क्यूरेरे है उसका शाब्दिक अर्थ दौड़ का मैदान होता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं, राज्यपाल। यूनेस्को में ई अक्षर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यूनेस्को का मतलब है एजुकेशनल के लिए। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? एजुकेशनल के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा यहाँ पे। केंद्रीय प्रवृत्ति का निम्न विश्वसनीय माप क्या है? केंद्रीय जो प्रवृत्ति का निम्न विश्वसनीय माप है निम्न। यहाँ पे पूछ रहा है निम्न और यहाँ पे पूछ रहा है अति। ठीक है, तो निम्न विश्वसनीय माप हमारा बहुलांक है। क्या है सर? बहुलांक है। केंद्रीय प्रवृत्ति का अति विश्वसनीय माप, इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन सी है। अति विश्वसनीय माप मध्यमान है। क्या है? अति विश्वसनीय माप हमारा मध्यमान हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार हैं 3। कितने हैं? 3 प्रकार हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 प्रकार हैं। निम्न संख्याओं 2, 5, 4, 3, 6, 8, 9 का मध्यांक है 4, 4, 4। अच्छा ठीक। सांख्यिकी का उपयोग है किसके लिए? निर्देशन की प्रक्रिया में, शोध की प्रक्रिया में, समूहों की तुलना में। तो इन सभी में हो जाएगा। किसके लिए? सांख्यिकी का उपयोग हमारा निर्देशन की प्रक्रिया में भी होता है, शोध की प्रक्रिया में भी होता है, समूहों की तुलना में भी होता है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो सही और सटीक आंसर है। निम्न आंकड़ों 15, 17, 18, 22, 23 का मध्यमान क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 19 हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 59 है वो कहता है कि सांख्यिकी अनुमान व संभावनाओं का विज्ञान है, किसका विचार है? तो ऐसा बोडिंगटन कहते हैं। कौन कहते हैं? बोडिंगटन कहते हैं कि सांख्यिकी अनुमान और संभावनाओं का विज्ञान है। सांख्यिकी को वास्तव में गणना करने का विज्ञान कहा जा सकता है, ऐसा बाउले कहते हैं। सांख्यिकी को वास्तव में गणना करने का विज्ञान कहा जा सकता है, ऐसा बाउले कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपके पास चाहे किसी भी सीरीज का अगर कोई क्वेश्चन पेपर है आपके पास, तो क्वेश्चन सब यही है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो आप जो है उसको मैं ये ना समझे कि सर ने ए सीरीज कराई है, बी सीरीज में दूसरे क्वेश्चन होंगे, सी में दूसरे, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज RCEM सिस्टम का तात्पर्य होता है इसमें रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाराष्ट्र, रीजनल काउंसिल ऑफ मैसूर। उपरोक्त सॉरी इनमें से कोई नहीं। RCEM सिस्टम का तात्पर्य होता है इनमें से इसका अर्थ इसमें से कोई भी नहीं है। मापन मेजरमेंट क्या है? तो मेजरमेंट जो है वो पार्ट ऑफ इवेल्युएशन है, मूल्यांकन का एक भाग है। मापन मूल्यांकन का एक भाग है। मापन का क्षेत्र जो है काफी विस्तृत होता है, ब्रॉड होता है। मापन का क्षेत्र विस्तृत होता है, ब्रॉड होता है। उपचारात्मक शिक्षण आता है, तो जो उपचारात्मक शिक्षण है वह निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, किसका विचार है? तो ये आपके रॉस का विचार है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह रॉस का विचार है। मूल्यांकन के उपकरण हैं अवलोकन प्रविधि, जांच सूची, साक्षात्कार।
ये सभी जो है वो मूल्यांकन के उपकरण हैं। कौन है? मूल्यांकन के उपकरण हैं। उत्तम परीक्षण की कसौटियां वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, ये सभी उत्तम परीक्षण की कसौटियां हैं। ठीक है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया परीक्षण कहलाती है। ये बात कॉल्डबैक कहते हैं। कौन कहते हैं? कॉल्डबैक कहते हैं। ठीक है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया परीक्षण कहलाती है। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन हमारा गुणात्मक मात्रात्मक दोनों होता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को चूज करेंगे। सामूहिक शिक्षा का केंद्र कौन है? सामूहिक शिक्षा में कहाँ मिलती है? सामूहिक शिक्षा में विद्यालय से मिलती है। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, जो मूल्यांकन है यह एक सतत यानी कि कंटिन्यू होने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। शिक्षण, टीचिंग और लर्निंग, इन दोनों के बीच संबंध आधारित है। किस पर आधारित है? व्यवहार परिवर्तनों पर भी आधारित है, अधिगम परिस्थितियां पर, शिक्षण उद्देश्यों पर, इन सभी पर आधारित है। शिक्षण और अधिगम के बीच जो संबंध है वो इन सभी पर आधारित है। मूल्यांकन परीक्षा प्रश्नों का एक समूह है जो किसी कौशल या योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है। ये बात गैरट कहते हैं। कौन कहते हैं? ये बात आपके गैरट कहते हैं। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप और प्रगतिशील विकास है। ये बात पेस्टोलॉजी कहते हैं। कौन कहते हैं? पेस्टोलॉजी कहते हैं। किसने कहा? विशाल बहुमत के अंतिम विश्लेषण के अनुसार अध्यापक क्या और कैसे पढ़ाएं की शक्तिशाली निर्धारक पुस्तक है। एच.आर. डगलस ये बात कहते हैं। कौन कहते हैं? ये बात एच.आर. डगलस कहते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए हार्वर्ड आयाम में कितने पद हैं? इसमें आपके 5 पद हैं। कितने? 5 जो है कि इसमें स्टेप्स हैं। मुख्य सार्वभौमिक मूल्य है सत्य एवं सदाचार, शांति एवं प्रेम, अहिंसा। ये सभी हमारे क्या है? मुख्य सार्वभौमिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। SITE जिसको हम साइट कहते हैं, इसका पूरा नाम सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन टेलीविजन प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है। ठीक है। S फॉर सैटेलाइट, I फॉर इंस्ट्रक्शन, T फॉर टेलीविजन, E फॉर इंस्ट्रक्शन एक्सपेरिमेंट। दूरदर्शन एक प्रकार की निरौपचारिक शिक्षा है, इनफॉर्मल एजुकेशन है। दूरदर्शन क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन है। श्यामपट्ट शिक्षक की सहायता करता है एक गूंगे मित्र की तरह, डम्ब। जो श्यामपट्ट होता है वो बोल नहीं सकता, लेकिन एक गूंगे मित्र की तरह मदद करता है। अति प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन है? टेलीविजन को कहा गया है। शब्द एडुकेटम जो है वह संबंधित है किससे? लैटिन भाषा से, लैटिन लैंग्वेज से। शब्द एडुकेटम लैटिन भाषा से संबंधित है। मुख्य शिक्षण सामग्री के प्रकार हैं दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। ये सभी हमारे मुख्य शिक्षण सामग्री के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री वह युक्ति है जो अध्यापक को अध्ययन सामग्री को आसान और प्रभावशाली बनाता है। ये बात भी फ्रोबेल कहते हैं। फ्रोबेल की सभी बातें याद कर लो, क्या क्या कहते हैं फ्रोबेल। प्रभावशाली सूक्ष्म शिक्षण आधारित होता है, तो जो एक इफेक्टिव माइक्रो टीचिंग है इज बेस्ड ऑन शिक्षण सामग्री पर भी बेस्ड है। आकर्षक क्लास होना चाहिए, आकर्षक श्यामपट्ट, इन सभी पर बेस्ड होता है ना। सूक्ष्म शिक्षण प्रयोग होता है कम समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वह कम समय के लिए प्रयोग होता है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग कहाँ होता है? कौशल विकास हेतु, स्किल डेवलपमेंट के लिए। हम माइक्रो टीचिंग का यूज किसके लिए करते हैं? ताकि हम बच्चों के अंदर स्किल्स को डेवलप कर पाएं। सूक्ष्म शिक्षण एक टेक्निक्स ऑफ फीडबैक है। क्या है? पृष्ठपोषण की प्रविधि है। आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उदाहरण है आभासी कक्षा, वर्चुअल क्लासरूम। आभासी कक्षा, आधुनिक सूचना और संप्रेषण तकनीक का उदाहरण क्या है? आभासी कक्षा है। NCERT का पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। मानसिक रूप से स्वस्थ बालक में आत्मविश्वास की अधिकता होती है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है। और आपसे भी कहना चाहूँगा कि आपकी चाहे पढ़ाई हो पाई हो या ना हो पाई हो, अगर आप पेपर देने जाएं तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस मत गिरने देना, अपना कॉन्फिडेंस लो मत होने देना। कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना कि जो भी होगा वो अच्छा होगा, बेहतर होगा और हम पेपर को, एग्जाम को बेहतरीन तरीके से करके आएंगे। मानसिक रूप से स्वस्थ बालक में आत्मविश्वास की अधिकता होती है। नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग भारत में शिक्षा की संरचना 10+2+3 के बेस पे चल रही है।
और आज के कुछ लास्ट, चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? ये आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा किया जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? ये आपका केंद्र शासित है। क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? तो जो राष्ट्रीयता है, जो नेशनलिज्म है, ये राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है। बाकी सांप्रदायिकता ये हमारे राष्ट्र को एक करने में बाधा उत्पन्न कर रही है। जातियों ने हमारे देश के लोगों को बांट रखा है, भाषावादिता ने बांट रखा है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण का अवरोध क्या है? ऑल ऑफ द अबव, मतलब आर्थिक बाधा में, प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव, शिक्षकों में रुचि का अभाव। आईसीटी क्या है? खूब जानते हैं आप, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। इसको सूचना और संप्रेषण तकनीकी कहिए या शिक्षा के तकनीक परिप्रेक्ष्य कहिए, है ना। सीसीटीवी का पूरा नाम क्या है? क्लोज सर्किट टेलीविजन। www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, क्लास कैसे? कमेंट करके जरूर जाइएगा। थैंक यू।